Hello everyone. Once again welcome back to Kaveri Kathuria classes and I hope you all are doing great. And today in this lecture we are going to discuss next 50 MCQs जो आपके हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है 50 MCQs को डिस्कस किया था और अब जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट 50 MCQs को है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा है आपसे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रहता है। सो चार ऑप्शंस आपको गिवन है, कैपिटल रेशियो, इक्वल, डिसाइडेड बाय कोर्ट और स्किल रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक इस तरीके से बनाया जाता है डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाता है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इसलिए डिसाइड की जाती है ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स में किसी भी तरीके का कोई जो है इशू क्रिएट ना हो। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पहले से लिख लेते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप डीड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बनाए, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो। और यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैसे बांटा जाएगा, तो वो कैसे इक्वली बांटा जाता है। अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, तो जितने भी होंगे इक्वली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट, अगर किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म में लोन प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है और कोई एग्रीमेंट भी ना किया हो तब भी उसको 6% पर एनम के हिसाब से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। सो हियर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड टू, कहता है कि इंटरेस्ट जो होता है पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, राइट, पार्टनर्स ने अपनी क्या है बिजनेस में कैपिटल लगाई है और अगर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कहता है कि कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इसकी एंट्री पता होनी चाहिए, क्या एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर रहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है आपका क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। और जो आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो आपका क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कौन सा होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है उनको क्रेडिट की जाती है। मतलब अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है और उसको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। सो हियर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर देखिए अभी बच्चे ना गेनिंग रेशियो में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लर्न करने की। SON, सन, क्या बन गया, सन। एस मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओ मतलब ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये है कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, कहता है कि गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं। देखिए आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो तब कैलकुलेट किया जाता है जब किसी पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, और जो गेनिंग रेशियो होता है वो तब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई भी पार्टनर जो है आपका क्या हो रहा हो, यहाँ से रिटायर हो रहा हो या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब उस समय जो है उस जो पार्टनर निकलता है उसकी गुडविल का बेनिफिट बचे हुए पार्टनर्स को मिलता है। तो उस समय जो रेशो निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, आपका गेनिंग रेशो। सो हियर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, कहता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखिए आपके यहाँ पे 3 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं इस चैप्टर में, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। और आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कहते हैं कि जब भी किसी नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स, कोई भी ऐसी असेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया तो हम उसे क्या करेंगे। देखिए
पहले तो इस बात को समझिए कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो हम उस समय एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको बनाने का पर्पज़ क्या है, जब कोई एडमिशन ले रहा है मान लीजिए, तो अब उस समय अगर कोई भी असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो भी उसका बेनिफिट पहले वाले पार्टनर्स को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं है। वो असेट की अगर वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो भी वो पहले वाले पार्टनर्स की बनती है, अगर डाउन हुई है तो भी आने वाला पार्टनर उस लॉस को क्यों बेयर करेगा। तो इसी तरीके से हम लायबिलिटी भी देखती है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, मतलब लायबिलिटी का इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना, असेट्स की वैल्यू का इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना, इनसे मिलने वाला कोई भी अगर गेन है और कोई भी अगर लॉस है तो वो पहले वाले पार्टनर्स का ही है, दूसरे पार्टनर का नहीं होता। जो यहाँ पर कहता है कि मान लीजिए हमने किसी पार्टनर का एडमिशन करवाया और एक ऐसी एसेट थी जिसको हमने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब वो हमें मिल गई। अगर हमें मिल गई है तो हमारे लिए बेनिफिट है भी। देखो कोई एसेट थी जो हमें पता ही नहीं थी, अब पता चल गई है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती है। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम तो इसके एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट। अगर डेबिट साइड की बात करें तो हम इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो आपका लॉस है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई असेट है उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो भी हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। सिमिलरली अगर कोई आपकी लाइबिलिटीज़ है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो गई तो आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। और कोई असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई या फिर कोई ऐसी असेट मिल गई जिसको पहले हमें वैल्यूएशन ही नहीं पता था, वह अनरिकॉर्डेड थी, तो वो भी आपकी किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। और यही चीज़ आपसे पूछना चाहता है कि कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। So here B is your correct answer. The balance of revaluation account is transferred to the old partners। जो कहता है कि revaluation account का बैलेंस है हम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, ओल्ड रेशो में, कैपिटल में, सेक्रीफाइसिंग में। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, अगर एडमिशन के टाइम पे बात करें तो उसके अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस उनको हो रहा है वो पुराने पार्टनर्स का है, तो पुराने पार्टनर्स का तो पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। अगर रिटायरमेंट और डेथ की बात करते हैं उस समय अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो वो सभी पार्टनर्स का है। तो यहाँ पर क्या कहता है, अब सभी पार्टनर्स का अगर हो तो ओल्ड का ऑप्शन तो आपको गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि वो ओल्ड पार्टनर्स को अगर है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो हियर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म उसका डिसोल्यूशन होता है, इट्स असेट्स आर ट्रांसफर टू, तो उसकी असेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोला है, पार्टनरशिप फर्म बोला है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो ये होता है कि पुरानी पार्टनरशिप बंद हो रही है और नई पार्टनरशिप चालू हो रही है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म ही जो है वो बंद हो रही है। तो अगर जब फर्म बंद हो रही होगी तो हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, उनको रियलाइज़ करेंगे, मतलब असेट्स बेचेंगे, पैसा आएगा और लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे। तो यहाँ पर जो असेट्स होती हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं, उस समय एक अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये ध्यान रखेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस समय रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके नाम से क्लियर है, आप असेट्स को बेचेंगे, अमाउंट वहाँ से आएगा और उसे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर देंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स एट, कंपनीज इशू नहीं कर सकती अपने शेयर्स को किस पर, प्रीमियम पे, पार पे, डिस्काउंट पे या नन ऑफ द अबव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं किसके ऊपर, पार पे और प्रीमियम पे, हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स मस्ट बी, कहता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हम बात करते हैं, देखिए आपको पता है कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स किए जाते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स होता है, तो उस समय एक मिनिमम अमाउंट होती है जो हमें रिसीव करनी होती है। अब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहता है कि कितना परसेंट जो है हमें रिसीव कर लेना चाहिए, वो आपका होता है एटलीस्ट 90%। 90% जो है अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए। सो हियर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम कैपिटल अप टू विच कंपनी कैन रेज फंड्स
इस कॉल्ड, कहता है कि मैक्सिमम कैपिटल जिसके अगेंस्ट कंपनी क्या कर सकती है, अपने फंड्स को रेज कर सकती है, वो क्या कहलाती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। देखिए कैपिटल आपको पता है कि आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये वो अमाउंट होती है जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिसे कैपिटल को रजिस्टर्ड करते हैं जिससे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम आप उस अमाउंट तक ही शेयर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें से कितनी अमाउंट के शेयर्स जो है इशू करना चाहते हैं, फिर आगे लोग उसमें से कुछ सब्सक्राइब करेंगे, वो आगे का है। तो मेन जो आपका होता है कि सबसे मैक्सिमम कैपिटल पूछे तो ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, दोनों ही नाम आपको जो है ध्यान रखने हैं। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, कहता है शेयर्स को जब फॉरफिट कर लिया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, शेयर्स को अगर फॉरफिट कर लिया जाए तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो किससे डेबिट किया जाता है, तो देखिए हम जब भी फॉरफिट की एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस अमाउंट से एंट्री करते हैं जितनी अमाउंट हमने उनसे मांगी थी। ठीक है, और जितनी अमाउंट हमने उससे मांगी थी उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, देखिए एक एंट्री से हम समझते हैं इसको, आप इसको इस तरीके से समझें कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट है, यहाँ से आप उठा लीजिए इतना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, आपको यहाँ पर अमाउंट दी जाती है। मान लीजिए कोई शेयर है वो 10 रुपये का था, ठीक है, लेकिन हमने जो है पब्लिक से, जो हमने शेयर होल्डर था, हमने उससे सिर्फ जो है 7 रुपये ही उससे मांगे थे। ठीक है, हमने उससे सिर्फ 7 रुपये मांगे थे, अभी 3 रुपये नहीं मांगे थे। हमें ये था हम जब भी हमें ज़रूरत होगी बाद में मंगवा लेंगे, जैसे भी हमने सिर्फ 7 रुपये उससे मांगे थे। तो जो आपका मान लीजिए अगर उसको 100 शेयर्स इशू किए गए थे, तो हम जो है एंट्री डेबिट जब करेंगे वो हम 100 शेयर्स पर 7 रुपीज़ के हिसाब से जो है आपका ट्रांजैक्शन डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या जो 7 रुपीज़ है वो क्या माना जाएगा, आपका कॉल्ड अप कैपिटल। गेन और प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, कहता है कि हमने कोई शेयर थे वो फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट कर लिए मतलब जब्त कर लिए, मतलब अगर किसी को हमने शेयर्स इशू किए थे और उसने उसके ऊपर कंप्लीट अमाउंट नहीं दी, मान लीजिए हमने किसी को एक शेयर इशू किया, वो 10 रुपये का था, अब इसमें से ये जो है 6 रुपये ही दे पाया, बैलेंस के जो 4 रुपये थे ये नहीं दे पाया, हमने क्या किया, इसका शेयर जो है जब्त कर लिया। तो अब जब हमने इसको जब्त कर लिया और फिर इसको री इशू किया, और री इशू करने पे जो हमें प्रॉफिट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर इट्स, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के क्या होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर। अगर आपसे पूछे कंपनी के ओनर कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज़ एन, कहता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रीमियम होता है मिलता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो क्या है आपका, इज़ एन पर्सनल लाइबिलिटी, एक तरीके की पर्सनल लाइबिलिटी है। अब कैसे है, मान लीजिए कोई डिबेंचर इशू किया गया था और एक बार मान कर चलते हैं कि वो 10 रुपये का था, ठीक है, अब कोई 10 रुपये का डिबेंचर है, इसको फ्यूचर में रिडीम किया जाएगा। अब आपने फ्यूचर में देखिए किसी से आपने 10 रुपये उधारे लिए हैं, आपको उसको फिर वापस 10 रुपये देने हैं, लेकिन क्या बात आपकी तय हुई है कि जब आप मुझे वापस करेंगे ना तो आप 10 नहीं करेंगे, आप मुझे जो है इसमें से 2 रुपये मिलाकर टोटल 12 रुपये, मतलब प्रीमियम पर आप मुझे रिटर्न कर देंगे। तो जो ये टोटल आप रिटर्न करेंगे, इसके अंदर जो ये प्रीमियम की अमाउंट है ये भी तो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइबिलिटी बोला जाता है, यही पर्सनल लाइबिलिटी होती है। डिविडेंड इज़ यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड यूजुअली पे किया जाता है ऑन, किस पर पे किया जाता है, आपके ऑथराइज्ड कैपिटल पे, इशूड पे, पेड अप पे या कॉल्ड अप पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका डिविडेंड होता है वो डिविडेंड पे किया जाता है आपकी पेड अप कैपिटल के ऊपर, किस पर, पेड अप कैपिटल के ऊपर। Which shares have preferential right to dividend and repayment of capital। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 2 टाइप के शेयर्स हम यहाँ देखें, इक्विटी और प्रेफरेंस, जनरली ये 2 टाइप के शेयर्स देखे जाते हैं। और इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनको कोई भी प्रकार का प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है डिविडेंड में। सबसे पहले नाम से क्लियर है प्रेफरेंस, तो पहले डिविडेंड में प्रेफरेंस भी इनको मिलती है और जब कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा तब भी प्रेफरेंस इन्हीं को दी जाएगी। सो हियर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। Now question number 19 is share issued to existing shareholders, existing जो shareholders पहले से हैं उन्हीं को शेयर इशू किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
मतलब हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हमने उनको दिया है तो वो क्या कहलाता है, आपका बोनस शेयर। मतलब नाम से क्लियर है कि आप जब पैसा नहीं ले रहे हैं, कोई चीज़ उनको दे रहे हैं, तो वो क्या कहला रही है, एम्प्लॉय के लिए वो बोनस होती है, बोनस शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर इशूड। स्वीट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं किसको, पब्लिक को, डायरेक्टर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, किसको किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये जो है हमारे डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं। किसके लिए, कोई टेक्निकल नो हाउ के लिए। अगर ये कोई स्पेशल इनके पास स्किल होता है तो उससे उसकी वजह से जो है इनको ये इशू किए जाते हैं, जिसको स्वीट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। अंडर विच हेडिंग इन द बैलेंस शीट शेयर फॉरफीचर अकाउंट शोन। कहता है कि हम बैलेंस शीट के अंदर शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कहाँ शो करते हैं। हम इसको हमेशा कहाँ पर शो करते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर जो है उसके सब हेड में जो है वहाँ शो करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, इस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एडिड टू रिजर्व है, या पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। देखिए जब भी हमने किसी से, अगर डिबेंचर क्या है, एक तरीके का लोन है ना, जब हमने किसी से उधारा लिया है, लोन लिया है, तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, इवन चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें वो इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है, ये कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है आपको ये पे करना ही होगा जब भी इसका टाइम आएगा, नो मैटर कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। कंपनी इज एन, कहते हैं कंपनी क्या है, एक नेचुरल पर्सन है, नहीं, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या कंपनी आपको कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है वहाँ, अगर रिलायंस की अगर कोई कंपनी है, क्या बहुत सारी कंपनी खड़ी है, हर कंपनी के आगे ये अंबानी कैसे आकर खड़े हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता, नेचुरल पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। इन द कंपनी शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स यस, उनके जो शेयर की फेस वैल्यू होती है वहाँ तक जो है इनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर पेइंग कैश डिविडेंड। कहता है इसमें से कैश डिविडेंड पे करने के लिए कौन सा जो है ऑप्शन यूज़ नहीं किया जाता है, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, या रेवेन्यू रिजर्व। देखिए आपके जो जनरल रिजर्व्स है, जनरली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यूज़ करके हम इसको यूज़ कर लेते हैं डिविडेंड पे करना। जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ये आपके जो हैं कैश में डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ कभी भी नहीं किए जाते, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व्स आपके यूज़ किए जाते हैं अगर फ्यूचर में कोई कैपिटल लॉस होता है तो वो यहाँ से जो है राइट ऑफ किया जाएगा, लेकिन कैश डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। तो 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, विद इन 18 मिनट्स में हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लगाते हैं जिसके अंदर हम नेक्स्ट 25 करते हैं और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस पे रहेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड रेशियो एनालिसिस, इसके ऊपर रहने वाले। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए नाम से क्लियर है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कॉस्ट मतलब जिससे रिलेटेड हम बना रहे हैं अकाउंट्स, हम उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं। अब कॉस्ट क्यों जाननी है, ताकि हम ये जान सकें कि हमारी कॉस्ट अगर ज़्यादा आई है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें, और अगर हमारी कॉस्ट विद इन बजट रही है तो हम देखें कि क्या कारण है जिनको हम फ्यूचर में और बेहतर कर सकें कि हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ ना हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए होती है, मैक्सिमाइजिंग सेल्स के लिए, नहीं, असर्टेन कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रोडक्ट्स कॉस्ट, यस, प्रीपेड टैक्स रिटर्न, नो, सेल्स रिजल्ट विद शेयरहोल्डर्स, नो। हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अब कहते हैं कि प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो ऑप्शंस होते हैं, डायरेक्ट हमारे मटेरियल है, ठीक है, डायरेक्ट हमारा मटेरियल होता है, डायरेक्ट हमारी लेबर होती है, और डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइम कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज ए, रेंट जो होता है किसी फैक्ट्री का जो रेंट है वो आपका क्या कहलाता है, कौन सा कॉस्ट है आपका। अब एक बात को समझना, मान लीजिए आपने कोई शॉप है, ठीक है, और ये शॉप आपने रेंट पे ले ली। अब इसके अंदर आपका काम आए या ना आए, आपको महीने वाले दिन रेंट तो पे करना ही है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होता है, एक तरीके की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है।
एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल बताओ क्या है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहीं कट हो गया, फैक्ट्री रेंट, ये तो फिक्स्ड नेचर का होता है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए अगर आप 10 यूनिट बना रहे हैं तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे। अगर आप अब 20 यूनिट बनाना चाहते हैं तो आप रॉ मटेरियल भी 20 यूनिट के हिसाब से मंगवाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे जो है आपका रॉ मटेरियल भी है वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा। और फिर अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगवाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो है बढ़ेगी, और जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां आपको ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन होती है वो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट कहलाती है। फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज, कहता है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कॉस्ट अपन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कैलकुलेट किया जाता है एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स। देखिए आपकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। अगर आपकी सेल इस पॉइंट से ज़्यादा होती है तो मतलब आप कहीं ना कहीं मार्जिन में है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, कहता है कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होता है ये किसके बीच में रिलेशन शो करता है, ये आपका कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स के बीच में रिलेशन जो है वो शो करता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से रिवाइज कर सकें। करंट रेशो फॉर अ बिजनेस इज, किसी भी बिजनेस का करंट रेशो निकालते हैं तो कैसे निकाला जाता है, आपको पता है, करंट असेट्स डिवाइड बाई में करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका होता है कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रेशो होता है आइडियल रेशो वो 2:1 माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि आपने जितनी भी लाइबिलिटीज़ पे करनी हो उसका डबल कम से कम आपके पास करंट असेट्स होनी चाहिए। राइट, सो हियर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्विक रेशो, क्विक रेशो कहता है एसिड रेशो, इसे आइडियल क्विक रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। ये आपका जो है 1:1 का जो है आइडियल रेशो माना जाता है। कहता है कि अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि लिक्विड असेट्स अपन करंट आपकी लाइबिलिटीज़ भी लेते हैं तो भी कहता है कि 1:1 जो है आपका एटलीस्ट होना चाहिए। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्विक असेट डज नॉट इंक्लूड, कहते हैं कि क्विक असेट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए क्विक असेट का मतलब ही वो है ऐसी असेट जिसे एकदम से जो है आप जो है कैश में कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आपकी उसमें क्या चीज़ नहीं इंक्लूड होती है, देखिए कैश तो है, ऑलरेडी कैश ही है। ठीक है, अब इसके अंदर डेटर्स है, डेटर से भी पैसा आपको आ सकता है अचानक से। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी पैसा बेच कर आ सकता है। लेकिन इन्वेंट्री और जो स्टॉक होता है ये हम कस्टमर पे डिपेंड होते हैं, तो क्विकली इससे पैसा नहीं आ सकता। तो जब हम क्विक असेट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर इन्वेंट्रीज और स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डेट इक्विटी रेशो इज अ टाइप ऑफ, डेट इक्विटी रेशो किस टाइप का रेशो है, सोल्वेंसी रेशो है। किस टाइप का रेशो है ये आपका, सोल्वेंसी रेशो होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स, इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो मेज़र किया जाता है, वो कैसे मेज़र किया जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट ही क्यों करते हैं हम, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो इन्वेंट्री है वो उसका टर्नओवर कितना है, मतलब कितनी स्पीडली जो है वो निकल रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड सेल्स वेलोसिटी, जब भी आपको ये जानना हो कि आपकी सेल्स कितनी है और स्टॉक मैनेजमेंट को ये जानना हो, उसकी एफिशिएंसी को जानना हो, तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर किया जाता है। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज क्लासिफाइड अंडर विच एक्टिविटी इन कैश फ्लो, आप परचेज कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को तो आप उसको कैश फ्लो के कौन सी एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है एंड फाइनेंसिंग। तो डी ऑप्शन तो कट कर दीजिए, होता ही नहीं है। ऑपरेटिंग में आती है जो हमारी डे टू डे रनिंग बिजनेस की एक्टिविटी, जिस चीज़ में हम जो डील कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग जहाँ पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं,
फाइनेंसिंग जहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, जैसे शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, इस तरीके से फाइनेंसिंग आती है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपको पूछता है कि जब आप कोई परचेज़ कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस प्लांट एंड मशीनरी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी किसकी है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज क्लासिफाइड अंडर विच एक्टिविटी। शेयर्स को इशू करना, शेयर्स इशू करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो आपका किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, जहाँ से आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड बिलोंग्स टू, कहता है कि अगर आप कैश में डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो किसका पार्ट है। देखिए कैश में पेमेंट अगर आपने करना है, ठीक है, अभी कैश में पेमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझना, एक शेयर्स है, ठीक है, हमने शेयर इशू किए। अब शेयर इशू करके जो पैसा आया था, ठीक है, शेयर इशू करके जो पैसा आया था तो वो किस में आया था, फाइनेंसिंग में। अब जिसको शेयर इशू किए हैं उसको डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं होगा ना, अब उसको डिविडेंड पे करने पड़ेंगे। अब जो यहाँ पर डिविडेंड की पेमेंट करेंगे तो वो भी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस लिए बनाई जाती है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर साथ कहता है मैनेजमेंट, मतलब अपने ही बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अब वो किस लिए यूज़ की जाएगी, हमारे ही इंटरनल मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो प्रिपेयर की जाती है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेते हैं, आगे की पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो हम देखते हैं वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ टूल फॉर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टूल है किसके लिए, कॉस्ट जानने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, टैक्स मिनिमाइजेशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। देखिए जब हम एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू, टूल के थ्रू हम एक कॉस्ट जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, सिर्फ जान लेने से, कॉस्ट असर्टेन करने से तो कुछ नहीं होगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी करनी होती है। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। वेरियंस एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग, वेरियंस एनालिसिस इन्वॉल्व्स, अगर कहता है कि वेरियंस एनालिसिस हमें निकालने हो तो हम किसको कंपेयर करते हैं। देखिए जब भी आप कॉस्ट, आपकी कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है, ठीक है, अब ये जानना चाहते हैं कि ये कॉस्ट कम है या ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने ये लिखा था कि कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 रुपीज़ आनी चाहिए, अगर ये 120 आ गई है एक्चुअल में, तो हम ये जानेंगे जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आई है तो इसका कारण क्या है। अगर ये हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ये 80 रुपीज़ आ जाती है तो भी हमें यहाँ देखना होता है कि कम आ गई तो किस कारण से कम आई है, तो ये वेरिएंसेस ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंसेस होते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करके। संक कॉस्ट इज कॉस्ट दैट, संक कॉस्ट का मतलब है, नाम से क्लियर है, जो कॉस्ट डूब चुकी है, हैज़ ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, जिसको अब रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं, संक कॉस्ट। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट की, ये तो आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कौन, ऐसा ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया था नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, इस आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है, इन ऑप्शंस में से जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो सेल्स पे बेस्ड है वो कौन सा है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, देखिए आपको पता है कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है इसको भी हम सेल्स के बेस पे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को भी सेल्स के बेसिस पर निकालते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएँ तो जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है इसको सेल्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। विंडो ड्रेसिंग मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। कहता है कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर चेंज करके उसको दिखाना, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को जो हम मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम जैसे प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं तो उस हिसाब से चेंज कर देते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहें तो उस हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो ये कहता है कि आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू शो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी विंडो ड्रेसिंग करना। Last question is the systematic and independent एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड, सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिनेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ये क्या कहते हैं, इसको ऑडिटिंग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं।
तो ये 50 क्वेश्चंस जो हैं आज हमने डिस्कस किए हैं और 50 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होंगे, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने गलत रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।